डियर स्टूडेंट, इसके पूर्व के वीडियो में हमने रक्त ध्वज के कथा वस्तु, उसकी कथा के सारांश के बारे में चर्चा की थी और दूसरे अंक के तीसरे दृश्य तक हम आ गए थे। तो इस तीसरे दृश्य को आगे बढ़ाते हुए अब हम अपनी इसकी कथा वस्तु को आगे बढ़ाते हैं। मैं प्रोफेसर मदनलाल खत्री प्रस्तुत हूँ आपके सामने रक्त ध्वज का कथा सारांश या कथा वस्तु लेकर। तो पहले अंक के और दूसरे अंक के कुछ दृश्य के बारे में हमने जान लिया है। अब तीसरे अंक का जो अंतिम दृश्य है, दूसरे अंक का जो अंतिम दृश्य, तीसरा दृश्य है, इसमें 3 ही दृश्य हैं। उसमें सडन जब आता है राज दरबार में और कहता है कि रियासत गोविंद स्वामी को गिरफ्तार नहीं कर रही है, राजमाता उसे विश्वास दिलाती है कि गोविंद स्वामी को इस बार निश्चित ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये जो 2 अंक थे ये हमने पढ़े। इसमें लेखक की अपनी कल्पना है, उसकी कृति है, बराबर। हम उस पर कोई आरोप नहीं लगा सकते। नाटककार का ये दृश्य अपनी कल्पना से जोड़कर वास्तविक साबित करना चाहता है। ऐसा कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, पर सच कहा जाए तो ये जो आंदोलन है ये वास्तव में आदिवासियों की अपनी अधिकारों की लड़ाई थी और वह रियासत के खिलाफ ही थी। अब बांसवाड़ा का जो साम्राज्य, बांसवाड़ा की जो रियासत थी वो अंग्रेज़ों के अधीन थी, इसलिए, और इसे डूंगरपुर के रियासत में भी उनका दखल अंदाजी थी, उसकी जिक्र किया है इसने। लेकिन इस आंदोलन को धर्म परिवर्तन आदि की बातों से जोड़कर कमतर नहीं बनाया जा सकता। ये आदिवासियों का सबसे बड़ा आंदोलन था जिसमें वो शिक्षा, समानता और बराबरी के लिए लड़े थे, और इस बात को नाटककार ने स्वयं प्रसंग में स्वीकार भी किया है। अब उद्देश्य बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम बात करते हैं तीसरे अंक की। तीसरे अंक में 6 दृश्य हैं और इसमें मानगढ़ धाम के नरसंहार का जिक्र भी है। पहला दृश्य गांव वालों का है। इसमें गांव वाले आपस में खुश हैं इस बात से कि मानगढ़ धाम पर जो होने वाली सभा है उसमें अधिक से अधिक लोग क्या होंगे, जुड़ेंगे, और वे थोड़े भयभीत भी हैं अंग्रेज़ और रियासती अफसरों के, रियासती फ़ौजों से, अंग्रेज़ अफसरों और रियासती फ़ौजों से, क्योंकि रियासत भी उनके खिलाफ ही थी। रुकोसिया अपने आदमियों से हथियार साथ में न लाने की बात करता है, क्योंकि पता है जब गुस्सा आता है तो हथियार हो पास में तो चली जाता है, हथियार नहीं होगा तो कम से कम अहिंसक आंदोलन तो कर सकेंगे। अपने लोगों को समझाता भी है, उनकी बात को कहता भी है कि भाई हमें हथियार लेके नहीं चलना चाहिए, ऐसा हम लोग मानते हैं। इन्हीं हथियारों को लेकर आपसी बातचीत का एक उदाहरण देख लेते हैं। सुआन, यदि और लोग ले आए तो, मतलब दूसरे लोग हथियार ले आए तो क्या वह भी ऐसा कर रहे हैं? प्राय ऐसा होता है, ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ मैंने लेकिन अपने मन का संशय प्रकट नहीं किया है, बल्कि इसमें और उनके मन की बात भी छिपी है। वे भी चाहते हैं, रुकासिया, क्या कि वे हथियार साथ लेकर चले। तो पहले दृश्य में ऐसी वार्तालाप होती रहती है और दूसरे दृश्य में मानगढ़ पर सावंती का गीत होता है। और इस मेले में, इस अवसर पर क्या है, जयसिंह, राज दरबार के जयसिंह और अंग्रेज़ों का सैमसंग व्हीलों के वेश में जासूस बनकर उन समूह में घूमते रहते हैं। मेले वाले समूह में वहाँ पूंजा और गणेशिया खेल करते हैं, मदारी का, नट का और बाजीगरी का। हम देखते हैं कि ऐसे जहाँ बहुत बड़ी सभा होती हो, आंदोलन होते हो, एक मेले का दृश्य हो जाता है।
और मेले में अक्सर ऐसे खेल होते रहते हैं। तमाशबीनों में ये दोनों जासूस भी शामिल होते हैं छिपे वेश में, और इसी खेल खेल में पूजा और दूसरा पात्र जो है वह कहानी की से संगत बातें भी बताते रहते हैं। इस तरह तीसरे अंक का दूसरा दृश्य समाप्त होता है और तीसरे दृश्य में फिर राजमहल आ जाता है। राजमाता शटन दौलत सिंह की चर्चा है। राजमाता के मुँह से एक बार निकल जाता है, गोविंद स्वामी धार्मिक पुरुष है और भला और परोपकारी संत है, यह सच है। वह इस बात को सुनते ही सटन गुस्सा हो जाता है और राजमाता से कहता है कि राजमाता, शासन ऐसे नहीं चलता, सत्ता के लिए कुछ भी करना पड़ता है। राजमाता के मुख से ये बात कहलवा कर जो नाटककार है उसने रियासत के प्रति सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयास किया है, जबकि इसके पहले ही दृश्य में आ चुका है कि रियासत खुद नहीं चाहती थी कि आदिवासी शिक्षित हों। और फिर सैमसन आता है और दोनों सब बैठ के साथ में चाय पीते हैं। यही तीसरा दृश्य खत्म हो जाता है। चौथे दृश्य में भीड़ है। इस भीड़ में गोविंद स्वामी, दित्या, भूरिया, गणेशा, रुकाशा, जितने भी लोग थे नाटक के मुख्य पात्र जो हर अंग में आते रहे, वे सब के साथ सब हैं, सब दिखाई देते हैं। और ऐसे समय में दित्या को भीड़ देखकर और अंग्रेजी फौजों को देखकर वो दृश्य याद आता है जो दो सयानों ने उस समय एक जादू मंत्र टोने के नाम से गांव वालों के सामने किया था। दित्या कहता है उन्होंने जिस रक्त ध्वज को देखा था उसका जरूर कोई अर्थ है। तो गणेशा पूछता है कैसे, वह कैसे कह सकते हो। इस पर दित्या कहता है वह किसी षड्यंत्र से जुड़े हुए थे। हाँ थे तो, पर किससे, क्या पता। दित्या कहता है वह संकेत था। तो गणेशा फिर पूछता है कैसा संकेत। तब दित्या कहता है घुबड़ा और शिकरा का संकेत। गहरी सांस लेकर शाम से बेगात तक मेरे मन में यही खलबली मची रही। पर अब ये जो शब्द हैं ये बागड़ी भाषा के हैं। घुबड़ा, गिद्ध और शियारों की बात हो रही है यहाँ। दित्या चिंतित था और रात भर सो नहीं पाया था इस बात को लेकर। और इसी दौरान गोलियां चलने की आवाज़ आती है और मुख्य पात्र परेशान हो जाते हैं। अंधाधुंध चलती गोलियों से कई लोग मर जाते हैं। गोविंद स्वामी के दोनों तरफ से घेर लिया जाता है। गणेशा उनको बचाने का प्रयत्न करता है। गणेशा को ऐसा करते देख गोविंद स्वामी उसे रोकते हैं और कहते हैं तुम क्या चाहते हो, बचे हुए लोगों को भी इस तरह से गोलियों से भून दिया जाए? मेरी एक जान के लिए हज़ार जानें क्यों जाए। ऐसा कहकर गोविंद स्वामी खुद गिरफ्तारी दे देते हैं और वे गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। चारों तरफ लाशें ही लाशें बिछी है। हालांकि नाटककार ने ऐसा कोई उल्लेख किया नहीं है। और अब सीधा पांचवा दृश्य आता है। तीसरे अंक के पांचवें दृश्य में राजमाता शटन से मिलती है और ये कहती है कि गोविंद स्वामी को फांसी न दिया जाए। ये राजमाता उसी राज परिवार की है जिसके सैनिकों ने गोविंद स्वामी को शिक्षा देने वाले पुजारी के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मंदिर के चारों ओर फेंक कर उसे अपवित्र कर दिया था। राजमाता के कहने पर शटन कहता है कि गोविंद स्वामी को फांसी तो होगी ही। यानी इस तरह से अंग्रेज पूरी तरह से जाल बिछा लेते हैं कि गोविंद स्वामी को किसी तरह फांसी दे दी जाए। छठे दृश्य में
न्यायालय का दृश्य है। इसमें कोर्ट में गोविंद स्वामी के सामने केस चलता है। जज के सामने गोविंद स्वामी अपनी बात रखते हैं। इलियट जो सरकारी वकील है उन पर आरोप लगाता है। गोविंद स्वामी अपने पर लगे विभिन्न आरोपों का से इनकार कर देते हैं। लेकिन जैसा कि 5वें दृश्य में सर ने कहा था, वे लोग आखिरकार गोविंद स्वामी को किसी पूंजा को उकसाकर एक थानेदार की हत्या करवाने का दोषी मानते हुए फांसी दे ही देते हैं और यहीं नाटक रक्त ध्वज समाप्त हो जाता है। इस नाटक में वागड़ की धरती के शहीदों को याद किया गया है। उनकी शहादत के कारणों को जिस तरह नाटककार ने प्रस्तुत किया है वे उससे भिन्न है। नाटककार ने इस इतिहास को अपने तरीके से साहित्य के रूप में पाठकों के समक्ष रखने का प्रयास किया है। ये उसका अपना साहित्यिक प्रयास है। अब इस कथानक को कल्पना के बजाय इतिहास समझना मूर्खता होगी। इसका निर्धारण पाठकों को करना है कि हमारे लोगों की शहीदी किसी अन्य कारणों से यथा हिंदू धर्म की रक्षा के से जोड़कर से के लिए हुई या अपने सामाजिक उत्थान और अपने स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए हुई। ये चीज़ें पाठकों को कुछ समझनी होगी और वास्तव में देखा जाए तो यह हमारे समाज के उत्थान के लिए किए गए प्रयासों का परिणाम थी। वही है और वही रहेगी।